अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट चैप्टर 13 स्टडी कर रहे थे हम, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज का टॉपिक है पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर्स। क्या मतलब है स्टूडेंट? जैसे रेजिस्टर हम पढ़ चुके हैं कि अपोजिशन है करंट के फ्लो में। अब जब इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर से मूव करते हैं, तो सपोज करें ये कंडक्टर है हमारे पास। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इनके मोशन में जो रुकावट होगी, रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, वो अपनी एनर्जी क्या करेगी? जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, अब एटम से टकराए इलेक्ट्रॉन, तो टकराने के बाद वो अपनी एनर्जी किस फॉर्म में डिसिपेट करेंगे या खर्च करेंगे, ये हमारा टॉपिक है। मतलब कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी किसी दूसरी फॉर्म में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है और क्या हमारा टॉपिक है ये। तो इसके अंदर जो वर्डिंग में हमें एक्सप्लेन किया गया स्टूडेंट, वो क्या है? व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू रेजिस्टर, तो चार्ज जो है वो क्या करते हैं? चार्ज कोलाइड विद एटम्स, या इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एटम से कोलाइड करते हैं। अब आपको पता है स्टूडेंट, जब अब कोई कोलिजन होता है तो कोलिजन में एक एनर्जी डिसिपेट होती है, इसको हम हीट के नाम से जानते हैं। जैसे आप कहीं पर हैमरिंग करें, तो जिस जगह पर हैमर करते हैं आप उस जगह को अगर टच करेंगे तो वो गर्म हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह चार्ज जब कोलाइड करता है एटम से, तो दोस चार्ज डू वर्क ऑन द एटम्स, तो ये वर्क करते हैं बाय कोलिजन एंड ट्रांसफर देयर एनर्जी टू देम, और अपनी एनर्जी उनको क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। अब किस फॉर्म में करेंगे? व्हेन एटम्स रिसीव एनर्जी देयर वाइब्रेशन इंक्रीजेस, मतलब वो पहले से वाइब्रेट कर रहे हैं क्योंकि सॉलिड है। अब अगर वो वाइब्रेट कर रहे हैं तो उनकी वाइब्रेशन कोलिजन से क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब हम जानते हैं स्टूडेंट, जब कोलिजन से वाइब्रेशन बढ़ेगी तो हमारे पास हमने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली रिलेट करती है किससे? टेम्परेचर से। तो उनकी वाइब्रेशन बढ़ने का मतलब काइनेटिक एनर्जी मोशन बढ़ गई, तो मोशन बढ़ने से उनका टेम्परेचर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। यही बात की जा रही है, इंक्रीजेस एंड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज राइजेस। तो हम बोलेंगे थस वर्क बाय चार्ज ऑन एटम्स ऑफ रेजिस्टर्स अपीयर एज हीट। तो जो वर्क हुआ चार्ज का, ठीक है, एटम्स के ऊपर, वो कैसे अपीयर होता है या डिसिपेट होता है? हीट की शक्ल में। मतलब वो कंडक्टर क्या करेगा? हीट करेगा। अब आसान जबान में अगर किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस स्टूडेंट ज़्यादा है, तो फिर वो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस शक्ल में खर्च करेगा या जाहिर करेगा? हीट की शक्ल में। अब स्टूडेंट ये नुकसान तो है, लेकिन ये नुकसान नहीं है, हम इसका फ़ायदा उठाते हैं और इससे मुख्तलिफ डिवाइसेस बना लेते हैं। तो यहाँ आगे क्या कहा जा रहा है? इट मीन्स दैट चार्ज डिसिपेट एनर्जी ऑन पासिंग थ्रू रेजिस्टर, ठीक है, द एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द चार्ज टू द कंडक्टर। अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। मतलब हमें ये पता लगा कि जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम से टकराते हैं या रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, चार्ज की एनर्जी खर्च होती है किस शक्ल में? ठीक है, हीट की शक्ल में। अब हम देखते हैं ये जो हीट है, क्या हम ऐसी इसकी कोई एप्लीकेशन है कि हम रेजिस्टर में से करंट पास करके हीट को यूज़ करते हैं? बिल्कुल करते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो ये सारी एप्लीकेशन है हमारी कॉमन लाइफ में। जैसे पहला जो दिखाया गया वो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है। अब ये नॉर्मली यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है, हमारी अप्लायंसेस में, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं है। स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ अगर आपने देखा हो तो ये ग्रिप कहलाती है, इसकी ग्रिप यहाँ से हट जाती है। जब आप इसको हटाते हैं तो इसके अंदर कुछ इस तरह एक वायर लगा हुआ होता है, इस तरह वायर होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो मेन लाइन से आती है, ये मेन लाइन है हमारे पास। इस मेन लाइन से इलेक्ट्रिसिटी पहले इस वायर से जाती है, और ये फाइन वायर होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है? फाइन होता है, बारीक वायर होता है। अब होता क्या है स्टूडेंट, अगर कोई आगे ये डिवाइस पे चला जाएगा करंट, मतलब हमारे घर की वायरिंग में चला जाता है। यहाँ पर कोई भी चीज़ जो रन कर रही थी, ये हमारा घर है, होम बोल देते हैं उसको, रन कर रही थी और वो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा थी, तो वायर क्या होने लगेगा स्टूडेंट? गर्म। मतलब यहाँ से फिर मेन लाइन से जो करंट फ्लो करेगा वो ज़्यादा करेगा। जब ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो पहले किस में से पास होगा? वायर में से।
अब याद रखिएगा स्टूडेंट, वायर के पास करने की जो करंट पास करने की कैपेसिटी या एबिलिटी होती है वो फिक्स्ड होती है। मतलब जो आपने वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया सेट करा है वो करंट की एबिलिटी के साथ होता है। मतलब अगर बारीक वायर होगा तो करंट कम फ्लो कर पाएगा, और अगर मोटा तार होता है तो करंट ज़्यादा फ्लो करता है। आप इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। जैसे आप अपने घर की वायरिंग को देखें, आप 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। आप अपने घर का रेफ्रिजरेटर देखिए, इसी तरह अगर घर में एसी है तो एसी देखिए, और अगर इलेक्ट्रिक मोटर है पानी जो खींचती है पंप के साथ लगी होती है उसको देखिए। इनके वायर बाकी चीज़ों की बानिस्बत मोटे होते हैं। क्यों? आपको पता है कि इनका बिल भी क्या आता है, ज़्यादा आता है। अभी बिल क्यों ज़्यादा आता है स्टूडेंट? ये दरअसल करंट ज़्यादा ठीक है लेती हैं, तो ये हेवी लोड्स कहलाते हैं। तो इनके अंदर जो वायर डाले जाते हैं वो फाइन नहीं होते बल्कि थिक वायर्स होते हैं, ठीक है, थिन नहीं होते। तो ये अगर घर में ज़्यादा करंट जाएगा रेटिंग से तो होगा क्या, जो आपने फ्यूज लगाया इसका फाइन वायर यहाँ पर क्या होने लगेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से गर्म होगा, और गर्म होने के बाद मेल्ट होकर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है, किसकी, पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर की। दूसरी आयरन, ये हमारे हर घर में इस्तेमाल होती है। तो स्टूडेंट आयरन का प्रिंसिपल भी यही है। अगर पूछा जाए आयरन किससे चलती है तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी से। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जब इसमें जाती है तो अंदर रेजिस्टर लगे हुए होते हैं, उनके अंदर जाने के बाद आयरन का नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और उस हीट को हम प्रेस करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसी तरह आपने ये टंगस्टन फिलामेंट लैंप देखा होगा, ये भी गर्म हो जाता है। रूम हीटर जो होते हैं इनके अंदर भी अगर आप देखें तो इस तरह स्पायरल क्वाइल्स लगी हुई होती हैं, ये गर्म हो जाती हैं। ये स्पायरल क्वाइल इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि स्पायरल किया जाता है रेजिस्टेंस बढ़ाने की वजह से, और इनका मटेरियल भी ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस बढ़ जाए। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, हम यूज कर रहे होते हैं कैसे, एज हीट। इसी तरह स्टूडेंट और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं, जैसे थर्मोस्टेट्स वगैरह हो गए, या इलेक्ट्रिक केटल अगर आपने देखी हो जिसके अंदर चाय बना लेते हैं हम, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, उसके अंदर भी कुछ इसी तरह की क्वाइल होती हैं। इसी तरह वाटर हीटर्स भी होते हैं, वो भी इलेक्ट्रिक होते हैं। तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक एनर्जी को ही आप कन्वर्ट कर देते हो किसके अंदर, हीट एनर्जी में, थ्रू रेजिस्टर। तो स्टूडेंट ये तो कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाते हैं। मतलब अगर आप गौर करें तो हम अपने टॉपिक में जो इनपुट करेंगे वो क्या होगा, वो होगी आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी, ई लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी। पास किस में से होगी स्टूडेंट, ये हमारे पास रेजिस्टर है, रेजिस्टर में से पास होगी। रेजिस्टर क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा और हमें आउटपुट जनरेट करके देगा। इसको कन्वर्ट कर देगा कौन सी एनर्जी में, हीट एनर्जी में। तो अब हमारा कंसर्न ये है, जो हमें हीट एनर्जी मिलेगी, ठीक है, उसका फॉर्मूला इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगा, हम ये बनाएंगे। तो स्टूडेंट, द एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट इन कंडक्टर इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय द चार्ज। मतलब जो उनके पास पोटेंशियल था, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिला था, जब उसको ज़ाया करेंगे अपनी पोटेंशियल एनर्जी को, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, हीट एनर्जी में। सपोज R is the resistor of conductor and V is the potential difference across its ends। बोले एक रेजिस्टर है जो R है और उसके एंड का जो पोटेंशियल है वो कितना है, V। इफ Q चार्ज passes through the conductor in time t, then work done by the charge is given as। Q चार्ज अगर पास हो रहा है तो वर्क किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, देख लेते हैं। तो वर्क डन होता है चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस। स्टूडेंट पुराना फॉर्मूला है V इक्वल टू W/Q से कैलकुलेट करा है, तो W जो जाएगा वो जाएगा QV। तो ये वर्क बराबर हुआ चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम इसको सिंबल में कन्वर्ट करें तो W इक्वल होगा Q इंटू V। स्टूडेंट डायग्राम से पूरी सिचुएशन समझा देता हूं। जैसे एक रेजिस्टेंस है आपके पास, ये R, इसको आपने कनेक्ट करा एक सोर्स से,
एनर्जी सोर्स इलेक्ट्रिक, इसका पोटेंशियल क्या है V, और ये इसको करंट प्रोवाइड कर रही है कितना I। ठीक है। अब जो वर्क होगा थ्रू द बैटरी, क्योंकि V तो होता है W/Q जो चार्ज पर होगा, और ये वर्क क्या करवाएगा इसको, ठीक है, चार्ज को ट्रांसफर कर देगा थ्रू द रेजिस्टर। तो ये जो वर्क है यही एनर्जी है दरअसल, और यही तो कैलकुलेट करनी है। तो वर्क का फॉर्मूला आया, Q इधर आके मल्टीप्लाई हो गया लेफ्ट पर, तो आ गया Q इंटू वी। लेकिन हम जानते हैं पावर किसके बराबर होती है, पावर होती है वर्क ओवर टाइम, मतलब P बराबर होता है W/T। और अगर W की वैल्यू पुट कर दी जाए तो W हमने कैलकुलेट करा है यहाँ पर क्या, Q इंटू वी। अरेंज करते हैं इस फॉर्मूले को, Q/T मैंने सेपरेट करा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई V अलग कर दिया, और ये Q/T हम पढ़कर आए हैं, ये फॉर्मूला होता है किसका, करंट का। तो Q/T में राइट कर दूंगा यहाँ पर किसके बराबर, I। तो हमारे पास एक फॉर्मूला जनरेट हो गया क्या, P = VI। ठीक है। अगर इस फॉर्मूले को हम एक्सप्लेन करें तो ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है, P = VI, मतलब पावर जो होती है, इलेक्ट्रिक पावर जो होती है, स्टूडेंट गौर करिएगा इलेक्ट्रिक पावर है, वरना आप कहेंगे पावर तो ये भी थी, P = W/T, ये जनरल फॉर्मूला है, मैकेनिक्स में पढ़ा हमने, मैकेनिकल पावर है। लेकिन इलेक्ट्रिक टर्म्स में इलेक्ट्रिक पावर ये होती है जो होती है प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल एंड करंट, मतलब करंट और पोटेंशियल का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, पावर। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक घर में सेवर लगा हुआ है और वो सेवर आपके पास 24 वॉट का है, तो क्या मतलब है स्टूडेंट इसका, इसका मतलब सीधा सा ये है कि जो 220 पोटेंशियल है वो करंट की किसी रेटिंग से मल्टीप्लाई हुआ होगा, और आपको कितने दी होगी, पावर 24। करंट निकालना है तो 24 को डिवाइड कर दें 220 से, तो करंट आ जाएगा। लेकिन हम जानते हैं ओहम्स लॉ किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, V = IR। और अगर V की वैल्यू हम, या I इक्वल होता है V/R। इक्वेशन 1 को हम अब दो तरह लिख सकते हैं स्टूडेंट। इक्वेशन 1 क्या थी, P = VI। मैंने क्या किया, V की जगह वैल्यू पुट करी, ये वाली स्टूडेंट IR। जब मैंने IR पुट करा तो IR अपनी जगह पर, और ये वाला I जो बाद में था ये अपनी जगह पर, I मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया, I² R हो गया स्टूडेंट ये। तो एक एक्सप्रेशन ये भी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। लेकिन अगर मैं I की वैल्यू पुट करूं मेन फॉर्मूले में तो फिर ये कुछ इस तरह होगा, P = V²/R, मतलब कि P था VI, मैंने I की जगह पुट कर दिया I की जगह पुट करा V/R, तो V से मल्टीप्लाई होगी, कितना हुआ स्टूडेंट, V²/R। ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें यहां दिखा। तो तीन फॉर्म है, एक ये 2 और एक ये 3। स्टूडेंट ये है इन टर्म्स ऑफ, ये वाली फॉर्म है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड करंट, ये वाली फॉर्म है करंट एंड रेजिस्टेंस, और ये वाली फॉर्म है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस। तो आपके न्यूमेरिकल में जैसे जो चीज़ गिवन हो उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन मेन फॉर्मूला हमारे पास ये वाला है, ठीक है। और इसको अगर कन्वर्जन करना आती है तो आप वहीं पर 2-3 स्टेप में कन्वर्जन भी कर सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, और वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, जूल्स लॉ। अब स्टूडेंट ये जूल्स लॉ दरअसल हमें ये बताता है कि जो रेजिस्टर में एनर्जी, ठीक है, हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हुई, वो उसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, पहले तो हमने पावर का फॉर्मूला जनरेट करा, अब ये हमें इन एक्चुअल बताएगा कि रेजिस्टर में जो हीट हमें मिलती है उसको हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। इफ करंट I फ्लोज स्टीडीली थ्रू रेजिस्टर R, करंट I एक रेजिस्टर R से फ्लो कर रहा है, जैसा कि इससे पहले मैंने बताया, फॉर टाइम t,
द टोटल हीट एनर्जी सप्लाई टू द रेजिस्टर इज गिवन बाय आई स्क्वायर आर टी। मतलब जो हीट का फॉर्मूला होगा वो होगा आई स्क्वायर आर टी। आई करंट है, आर रेजिस्टेंस है, टी जितने टाइम के लिए फ्लो करवाया। मतलब आप इलेक्ट्रिकल टर्म्स के अंदर, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल जो आपके पास टर्म्स होंगी, जो पैरामीटर्स होंगे, उनकी वैल्यूज को अगर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता लगेगा कि हीट कितनी प्रोड्यूस हुई है। स्टूडेंट इसको हम मैथमेटिकली, ठीक है, ड्राइव कर लेते हैं। एज वी नो दैट पावर क्या होती है, W अपॉन टी। लेकिन एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट? एनर्जी होती है W। तो अगर मुझे एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो मुझे W निकालना पड़ेगा, और P हम कैलकुलेट कर चुके हैं। P इक्वल होता है VI, तो W इक्वल आएगा VI मल्टीप्लाई बाय T। तो W का फॉर्मूला बना VI मल्टीप्लाई बाय T, और ये ही हीट एनर्जी होगी। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हीट एनर्जी इक्वल है VI T के। अब इसकी मजीद फॉर्म बनानी है तो ओहम्स लॉ से हम बना सकते हैं, क्योंकि V इक्वल होता है स्टूडेंट्स क्या, I R, या I इक्वल होता है V ओवर R। ठीक है, तो अगर हम ओहम्स लॉ अप्लाई करें और पुट कर दें, जैसे V की जगह मैंने IR पुट करा, ये वाला IR अपनी जगह पर, तो एक्सप्रेशन बना I स्क्वायर आर टी। ये हीट एनर्जी होगी जो हमने अभी अभी डेफिनेशन में देखा। स्टूडेंट एक टर्म और यूज होती है जिसको किलो वॉट आर बोलते हैं। ठीक है, अब आप किलो वॉट को स्टूडेंट सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं कि ये पावर की यूनिट है। तो स्टूडेंट ये पावर नहीं है, ये दरअसल एनर्जी की यूनिट है। समझाता हूँ कैसे। यूजुअली द एनर्जी सप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू जनरेटिंग स्टेशन इज मेजर इन टर्म्स ऑफ किलोवाट आर। मतलब जो हमें इलेक्ट्रिक कंपनीज होती हैं, जैसे कैलेक्टिव हो गई, वापडा हो गई, या दूसरे सिटीज़ के अंदर जो इलेक्ट्रिक कंपनी, ठीक है, रन करती हैं, वो हमें एनर्जी बेचती हैं किस टर्म में, किलोवाट आर में। इसलिए हम कहते हैं विच इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब मैंने कहा कि ये किलोवाट आर एनर्जी है। स्टूडेंट देखें, किलोवाट तो पावर है, और उसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है। तो गौर कीजिए, पावर की यूनिट क्या होती है, पावर होता है W अपॉन टी। लेकिन अगर वर्क निकालेंगे यहां पर, तो वर्क क्या आएगा, P इंटू टी। तो स्टूडेंट अगर पावर से टाइम मल्टीप्लाई हो जाए तो वर्क होता है, और वर्क एनर्जी है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि एमसीक्यूज में पूछते हैं किलोवाट आर इज द यूनिट ऑफ डैश। तो वॉट को देखकर स्टूडेंट क्या मार्क कर देते हैं, वॉट को देख के मार्क कर देते हैं ये पावर की यूनिट है, लेकिन ये यूनिट किसकी है, एनर्जी की। अब 1 किलोवाट आर क्या है? तो स्टूडेंट 1 किलोवाट आर ये वो एनर्जी है जो 1 घंटे में डिलीवर होती है। मतलब 1 किलोवाट आर इज एनर्जी डिलीवर्ड बाय द करंट। ठीक है, ये वो एनर्जी जो करंट डिलीवर करता है इन 1 आवर में। लेकिन इसका रेट क्या होगा, मुसलसल जो करंट फ्लो होगा सप्लाइज एट द रेट ऑफ 1000 जूल्स पर सेकेंड। मतलब 1 घंटे के लिए अगर 1000 जूल्स पर सेकेंड, ठीक है ना, एनर्जी जा रही हो, तो वो एनर्जी क्या कहलाएगी, 1 किलोवाट आर कहलाएगी। अब क्योंकि एनर्जी है स्टूडेंट ये, तो एनर्जी की यूनिट तो जूल्स भी होती है, तो हम इसका रिलेशन बनाएंगे जूल्स के साथ। तो 1 किलोवाट आर को मैं स्टूडेंट ऐसे लिख सकता हूं। तो स्टूडेंट 1 किलोवाट आर को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप किलोवाट की बात करें तो 1000 वाट के इक्वल होगा, आर अपनी जगह पर है। अगर मैं आर को सेकंड्स में कन्वर्ट करूं तो 3600 सेकंड्स होंगे, और वॉट हम जानते हैं क्या होता है स्टूडेंट, जूल्स पर सेकंड। मतलब अगर पावर की बात की जाए तो पावर W अपॉन टी है। पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट, और वर्क की यूनिट जूल्स, और टाइम की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट, सेकंड। तो मैंने इस वॉट को यहाँ क्या लिख दिया, जूल्स पर सेकंड। ये सेकंड और सेकंड क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, ठीक है, 0000 जूल्स आएगा। और इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो स्टूडेंट पॉइंट यहाँ पर है एंड में। अगर मैं इसको जम करवाऊँ 3 के बाद, तो ये 6 वैल्यूज पर से जम कर रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 किलोवाट आर एनर्जी होगी 3.6 10 पावर 6 जूल्स के इक्वल होगी।
ये भी एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट इसी टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, न्यूमेरिकल नंबर 19, बुक पेज नंबर 109 पर। इसको भी हम ठीक है आज कर लेते हैं। और इसमें इलेक्ट्रिक हीटर की एक एग्जांपल दी गई है और कैलकुलेट करवाइए हमसे। क्या देखें, कहा जा रहा है अ वाटर हीटर, एक वाटर हीटर है दैट विल डिलीवर 1 किलोग्राम ऑफ वाटर पर मिनट। बोल रहे हैं ये 1 मिनट में 1 किलोग्राम पानी डिलीवर करता है। अब ये हीटर है स्टूडेंट, तो हीटर कैसा पानी डिलीवर करेगा? जो इसके अंदर पानी आएगा स्टूडेंट वो होगा कोल्ड वाटर, और ये जो डिलीवर करेगा वो क्या होगा? हॉट। मतलब ये बोल सकते हैं हम जो पानी इन होगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ आपको थोड़ा सा बना के दिखाऊं इसको, जो इसके अंदर वाटर स्टूडेंट इन होगा, जो स्टूडेंट यहाँ से वाटर इन करेगा ये कोल्ड होगा, और इसके अंदर कोई हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ होगा, फिर यहाँ से जो आउट करेगा वाटर वो क्या होगा? हॉट। यही बात आगे बोल रहे हैं, द वाटर इज सप्लाइड एट 20 डिग्री। यहाँ से जो वाटर इन हुआ उसका टेम्परेचर था 20-20, ठीक है। अब इसके अंदर क्या लगा हुआ होगा बाद में देखेंगे। पानी भरा हुआ है, ब्लू कर देता हूँ पानी को, ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। फिर इसके अंदर जो हीटिंग एलिमेंट है वो गर्म करके क्या करेगा, इसको बोल रहे हैं एंड आउटपुट टेम्परेचर इज 80। यहाँ से कितना गर्म होकर निकलेगा? 80। और ये 1 मिनट में 1 किलो पानी आउट कर रहा है। बोले व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इन वाटर हीटर इफ द लाइन वोल्टेज इज 220। बोल रहे हैं इस वाटर हीटर में अंदर क्या लगी हुई है स्टूडेंट, अब आपको लगा के दिखाता हूँ। इसके अंदर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, ऐसे क्वाइल है, और इसका कनेक्शन यह किससे हुआ हुआ है? एक इलेक्ट्रिक सोर्स है, प्लस माइनस। इसका वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट है। बोले ये जो रेजिस्टेंस लगाई है, क्वाइल लगाई है, इसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें कितनी। तो ये काम करेगी फिर कैसा? 1 किलो पानी निकाल देगी जो 20 डिग्री पर आएगा और 80 डिग्री पर गर्म होकर चला जाएगा। मतलब 60 डिग्री का टेम्परेचर क्या करेगा? राइज करेगा। स्टूडेंट डेटा बना, मास दिया 1 kg, इनिशियल टेम्परेचर 20, फाइनल टेम्परेचर 80, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, लाइन वोल्टेज कितना है? 220, और टाइम भी हमें दिया है वो 1 मिनट है। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो स्टूडेंट याद करिए हमने लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज पढ़ा था। इन इलेक्ट्रिक वाटर हीटर ऑल द एनर्जी डिसिपेटेड एज, जो इलेक्ट्रिक वाटर हीटर होगा उसके अंदर सारी एनर्जी जो खर्च होगी एज हीट इन द रेजिस्टर इज गिवन टू द वाटर। तो वो सारी की सारी हीट एनर्जी किसको देगा? वाटर को। वाटर एब्जॉर्ब दिस हीट विल रिस्पेक्ट टू इट्स स्पेसिफिक हीट, ये एब्जॉर्ब करेगा अपनी स्पेसिफिक हीट के मुताबिक। सो वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। ये हमने पढ़ा है स्टूडेंट 11 चैप्टर के अंदर। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज क्या है कि हीट एनर्जी गिवन बाय रेजिस्टर, जितनी रेजिस्टर हीट एनर्जी देगा, हीट एनर्जी इक्वल होगी गेन बाय वाटर। सिंबॉलिकली मैंने इनको कैसे शो करा? डेल्टा क्यू आर इक्वल टू डेल्टा क्यू डब्ल्यू। आर शो कर रहा है रेजिस्टर की हीट एनर्जी को, डब्ल्यू शो कर रहा है किसकी? वाटर की, जो एब्जॉर्ब होगी। अब इक्वेशन 1 देके मैंने इनको लेफ्ट कर दिया है, इनके फॉर्मूले हम जनरेट करेंगे। तो स्टूडेंट डेल्टा क्यू आर होगा v²/RT। वैसे फॉर्मूला था I² था। I की जगह मैंने प्लेस करा v/R, तो इस पर भी स्क्वायर आएगा, इस पर भी स्क्वायर आएगा, RT। एक स्क्वायर R का कैंसिल हुआ तो आ गया v²/RT। तो ये फॉर्मूला आपको यहां दिख रहा है। और वाटर का जो होगा वो होगा Cm डेल्टा T, क्योंकि स्पेसिफिक हीट से निकालेंगे इसको। इन दोनों वैल्यूज को अगर इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया जाए तो v²/RT इक्वल होगा Cm डेल्टा T। अब हमारा रिक्वायर्ड क्या है स्टूडेंट? हमारा रिक्वायर्ड है रेजिस्टेंस R। तो बहुत आसान सी बात है, ये डिवाइड हो रही है
राइट पे आके मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरी वैल्यू को हम लेफ्ट पे जाके क्या करेंगे, डिवाइड। तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा आर का क्या, वी स्क्वायर टी ओवर सी एम डेल्टा टी। स्टूडेंट वैल्यू पुट कर दें तो v हमारे पास 220 स्क्वायर हो गया, टाइम हमें 1 मिनट दिया था, सेकंड में 60। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हम जानते हैं 4200, मास 1 kg है, और डेल्टा टी कैसे कैलकुलेट करा, 80 माइनस 20। स्टूडेंट कैलकुलेशन परफॉर्म कर दें, ऊपर की मल्टीप्लीकेशन 2.9 एक्सपोनेंट 6 दे रही है और नीचे की मल्टीप्लीकेशन 2.5 2 एक्सपोनेंट 5 हमें प्रोवाइड कर रही है। डिवाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस कितनी कैलकुलेट होगी हमारे पास, 11.5 ओम्स। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे।